अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि जो सीज़ फायर है वो बरकरार है और जो मुज़ाकरात हैं वो भी ख़त्म नहीं हुए हैं, तातुल का शिकार हैं। बहरहाल जंगबंदी बरकरार है, ये दुनिया के लिए खुशाइंद है। लेकिन दूसरी जो अहम खबर है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है उसका ऐलान किया गया था और वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे उसका आगाज़ होना था। अब 7 बज चुके हैं, तो आया क्या ये नाकाबंदी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुकी है और अमरीका इस कैपेसिटी में है कि इस नाकाबंदी को कंटिन्यू कर सकेगा? ये बहुत से क्वेश्चंस हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उनकी जानिब से बड़ा एक सिग्निफिकेंट ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम MOU के करीब थे लेकिन फिर मामलात आगे नहीं चल सके हैं। जो पैगाम उन्होंने दिया है, नेक नियति से नेक नियति और दुश्मनी से दुश्मनी ही जन्म लेती है। तवक्को ये की जा रही है कि दोनों जानिब से मज़ीद लचक आएगी और ये मामला अफ़ाम तफ़हीम से और सफारतकारी से हल हो जाएगा। जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, यूरोप ने ये कहा है कि इस जंग की वजह से जो 25 अरब डॉलर है तवानाई जो उनका बिल है वो बढ़ चुका है। स्पेन के जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं उनकी तरफ से भी आबनाए हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी की अमरीका की तरफ से मुखालिफत की गई है। यूरोप जो है डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से भी ख़ुद को साइडलाइन कर रहा है। चैलेंजिंग सूरत हाल है पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली अमरीका के लिए, और अगर यूरोप का इसी तरह फासला रहा और प्रेशर रहा तो फिर क्या अमरीका अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करेगा? ये बहुत अहम सवाल है। कुछ पाकिस्तान के हम जो डोमेस्टिक हैं मामलात उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि जो ईरान है उसने अपना रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर 5 दिन के अंदर बहाल कर लिया है जो इजरायली और अमरीकी हमलों के नतीजे में तबाह हुआ था। पाकिस्तान में अब IMF के साथ भी नेगोशिएशन होने जा रही हैं। IMF की बहुत सी कंडीशंस हैं जिन पर पाकिस्तान ने अमल किया है, लेकिन सुपर टैक्स जो पाकिस्तान पे लगाया गया था, इंडस्ट्रियलिस्ट उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। एक कन्फ्यूजन की कैफियत है FBR और टैक्स दहिंदगान के बीच, क्योंकि अब अदालतें भी इस फैसले को वैलिडेट कर चुकी हैं। तो इसका हल क्या हो सकता है और मुमकिन कन्फ्यूजन है क्या? इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, नामराइट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, अब 7 बज चुके हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो नाकाबंदी है उसके नाफिजुल अमल होने का वक्त हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट जो हैं 8 मिनट ऊपर हो चुके हैं। क्या समझते हैं इरशाद साहब, अब ये टेक्निकली कितना पॉसिबल है और इसके बाद जो है वो जंगबंदी की कंडीशंस में आबनाए हुर्मुज़ और ये नाकाबंदी क्या इसको जंगबंदी के लिए फेवरेबल होगी या इसको नुकसान पहुँचाएगी? अब वैसे मेरा जो एक तालिब इल्माना नुक्ता नज़र है, जंग उन्होंने की, हमला किया इसराइल के साथ मिलकर। 2 मुल्कों ने, एक जो सबसे बड़ा ताकतवर दुनिया का मुल्क है, वार मशीनरी जिसके पास है, दूसरा उसका तो फैली मुल्क है जो ताकत हासिल कर चुका है मशरिक़ वस्ता की हद तक, दोनों ने मिलकर हमला किया और जो मकासद थे उनमें से एक भी अचीव नहीं हुआ। ना एटमी प्रोग्राम उनका ख़त्म किया जा सका, ना उसकी रजीम चेंज का मकसद हासिल हो सका और ना कोई और सियासी मकासद जो थे वो हासिल किए जा सके। अस्करी तो खैर नहीं हुए। उसके बाद मुज़ाकरात का दौर हुआ। शायद यानी गलत फहमी ये थी ट्रंप को और उसकी टीम को कि जो ही हमारी टीम इस्लामाबाद में उतरेगी और ईरानी टीम का आमना सामना होगा, वो कहेंगे जी हाँ फरमाएं कहाँ दस्तखत करने हैं। वो ऐसा तो नहीं हुआ। तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद, जंगी हालात के बावजूद, धमकियों के बावजूद, नायब सदर JD वैंस और उसकी टीम जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरानियों को माकूल तरीके से ये बावर नहीं करा सकी या किसी दलील से या मंतिक से कायल नहीं कर सकी कि आपको हमारी शराइत माननी चाहिए। जबकि ईरानी साइड से जो बातें की गई, जो सामने अब तक आ चुकी हैं, उसमें ना शर्त का लफ्ज़ है, ना धमकी का कोई उनसर है। वो कहते हैं जी बाइज़्ज़त तरीके से, माकूल तरीके से, मंतिक के साथ हमारे साथ बात करें तो हम आगे चलने के लिए कायल हो जाएं या कायल कर लें तो अब मेरा ख्याल है ट्रंप की ये जो है नाकाबंदी वाली बात, मैं देख रहा था कि नेटो के साबिक कमांडर जो हैं वो ये कह रहे थे कि अस्करी नुक्ता नज़र से आप किसी मुल्क की नाकाबंदी जब करते हैं तो वो ऐलान जंग होता है। एक तरफ ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जो हमारी सीज़ फायर है, जंग बंदी है, वो बरकरार है। दूसरी तरफ वो नाकाबंदी करके ऐलान जंग कर रहे हैं।
अब रूस ने भी, चीन ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी, स्पेन ने भी, सब ने कह दिया कि जी ये बात गलत है। बरतानिया ने कहा कि हम इसके साथ नहीं। इन्होंने हालांकि कहा था कि जी बरतानिया इसमें हमारी मदद करेगा। चीन ने तो ऐसे वक्त में तवानाई मुआहदे जारी रखने का ऐलान किया। तो या तो अब ट्रंप वो खिफत बिठा रहे हैं जो सफारती सतह पर और अस्करी सतह पर, या वाक़तन वो इस जंग का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। और चीन देखे ना, इससे कौन मुतासर होगा? सबसे ज़्यादा चीन मुतासर होगा इस नाकाबंदी से। अगर उसके जहाज़ रोके गए, रूस भी किसी न किसी हद तक होगा, एशिया मुतासर होगा, पाकिस्तान और कई और मुल्क जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। तो कौन इस जंग बंदी को कबूल करेगा, जबकि यूरोप भी कबूल नहीं कर रहा, बरतानिया और स्पेन जैसे मुल्क भी कबूल नहीं कर रहे। तो या तो आप इसको, चीन को, रूस को इसमें घसीटना चाहते हैं, या आप आलमी जंग की जो है राह हमवार करना चाहते हैं। तो ये नाकाबिले फ़हम चीज़ है कि भाई आप जो कुछ फ़ौजी मैदान में, अस्करी मैदान में हासिल नहीं कर सके, वो आप आपने कोशिश की कि वो आप सफारती मेज़ पर हासिल कर लें, दबाव के ज़रिए, कायल करके नहीं। और जब उसमें भी आप कामयाब नहीं हुए तो उसके बाद आपने ये एक नई जंग छेड़ दी है। जबकि कोशिश ये होनी चाहिए थी कि ये मुज़ाकरात 2-3 दिन चलते, ऐलान बजाय इसके कि जेडी वैंस ये ऐलान करते कि हम डील के बग़ैर वापस जा रहे हैं, वो कह सकते थे कि एक अगला दौर होगा। 47 साल के दुश्मनी, 47 साल के झगड़े, 47 साल का तनाज़ा 24 घंटे में, 21 घंटे में ख़त्म नहीं हो सकता। ये सिलसिला जारी रहेगा। कम अज़ कम 22 तारीख तक जब सीज़ फायर है उस वक्त तक जारी रहना चाहिए थे। मुझे उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात जारी, इनडायरेक्ट जारी होंगे या शुरू हो जाएंगे और बिल आखिर इंशाअल्लाह कामयाबी से हम किनार होंगे। लेकिन ये एक नया मैदान जो है, जो उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है, इससे मामलात ख़राब होंगे, दुरुस्त नहीं हो सकते। लेकिन मेरा ख़्याल है इस हवाले से डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब हमारी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये फरमाएँ कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में जो कुछ सामने आया उससे ये लगा कि ये मुज़ाकरात कम अज़ कम तातुल का शिकार हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए, और किसी वक्त ये कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन अब बजाय इसके कि उसमें जंगबंदी में तोसी होती, ट्रंप साहब ने नाकाबंदी का ऐलान कर दिया, बहरी नाकाबंदी का। तो आप इसको किस नुक्ता नज़र से देखते हैं, और इन मुज़ाकरात को आप इसकी तोसी देख रहे हैं, ये कामयाबी की तरफ अमल बढ़ सकता है, या वाकई जिस तरह बाज़ लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात ख़त्म हो गए? जी नहीं, मुज़ाकरात ख़त्म होने का तो मैं समझता हूँ कि कोई इसमें से एनालिसिस नहीं किया जा सकता, और उसके बहुत सारे वजूहात हैं, आगे चल के उसको बता देंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इसमें मुज़ाकरात में जो पाकिस्तान, या वैसे जो मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी, ज़ाहिर है पाकिस्तान का इसका चेहरा तो पाकिस्तान की सतह है, क्योंकि वो ममालिक जो आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते थे, आमना सामना नहीं करते थे कभी 47 सालों से, और जिनकी आंखों में ख़ास तौर पे ईरान को, उनके रहबर को उन्होंने शहीद किया है, उनके बाकी तमाम मकाबरीन को शहीद किया है, उसके बाद आमने सामने बैठ के, तो ये ज़रूर इसमें एक ये काबिल सताइश बात है फैसिलिटेटर की, जिसका जो कि पाकिस्तान है, जो कि पूरी दुनिया में स्पॉटलाइट पे इसमें रहा है। अब रहा सवाल इससे दूसरा स्टेज कि क्या इसमें तातुल आया है। दुनिया में जितने भी ऐसे नेगोशिएशन इससे पहले हुए हैं, कम से कम जिसका मैंने मुतालिया किया है, चंद मैं आपके सामने और आपके नाज़रीन के लिए पेश कर देता हूँ, और उसके अलावा और बहुत सारे हैं। पाकिस्तान को जिसमें तजर्बा है, और पाकिस्तान को जिसमें पाकिस्तान की पज़िराई हुई है, वो है 71 में जब चाइना और अमेरिका को करीब लेके आए, और वो हमें सारों को पता है कि किस तरह किसिंजर को लेके गए, हम खुफिया जहाज में लेके गए। उससे पहले 1 साल तक बैक चैनल डिप्लोमेसी होती रही, और उसके बाद फिर जब किसिंजर वापस आए हैं, उसके बाद महीना, 1.5 महीना, 1 साल बल्कि और मजीद उसमें डिप्लोमेसी हुई है, फिर उनके सरबराहान की मुलाकात हुई है फिर। तो इसी तरीके से जब जिनीवा अकॉर्ड हुआ, उसमें भी बैक चैनल डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने की, और एक तवील अरसे तक की है उसमें जी बैक। फिर उसके बाद जाके रशिया और अफगानिस्तान और वो जो अमेरिका वाला सिलसिला हुआ था। फिर आखिरी दोहा में भी पाकिस्तान ने कई माह तक बैक चैनल डिप्लोमेसी की थी। उसके बाद अमेरिका और तालिबान बैठे थे, और उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ। तो पाकिस्तान को इस मामले में काफ़ी तजर्बा है, और पाकिस्तान के DNA में शामिल है
इस मामले में, और पाकिस्तान मार्का हक के बाद अपने कद काठ में और इजाफा कर गया, जिसकी वजह से दुनिया ने पाकिस्तान के इस फैसिलिटेशन पे एतबार भी किया और पाकिस्तान के इस पर उम्मीद भी की। और फिर उसकी वजह से हुआ ये कि ईरान और अमेरिका ने, देखें, जेडी वैंस के आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने जाने से पहले बड़ा मुख्तसर सा, और जहाज में चढ़ने से पहले अपने मुल्क में उन्होंने क्या कहा। जहाज में चढ़ने से पहले किसी ने, जर्नलिस्ट ने पूछा उनसे कि जी ये तो मालूम हो रहा, बता रहे हैं ईरान कि हम तो 3 बातों पर तो नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 3 बातों पर, इसका मतलब 12 बातों पर तो उन्होंने एतराज नहीं किया, इसीलिए मैं जा रहा हूँ वहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एक्सचेंज किए, दोनों फरीकों के पॉइंट्स, एक के 10 और दूसरे के 15 एक्सचेंज किए, उसमें मॉडिफिकेशन हुई होंगी। और ऐसे ही होता है हमेशा, उसमें कॉमा फुल स्टॉप चेंज होता है। उसके बाद जब टेबल पर बैठते हैं कि अच्छा ये 3 मामला जो है या 4 मामला जो है, इस पे हम डेलिब्रेट करेंगे, कुछ लोग। डॉक्टर साहब ये मुमकिन है कि ये जो मुज़ाकरात हैं, जिसको बाद लोग नाकाम कह रहे हैं या तातुल का शिकार कह रहे हैं, कि दोनों फरीक जो हैं वो अपनी अपनी लीडरशिप से, अपने कैबिनेट से, अपने साथियों से मशवरे के लिए गए हों, बजाय इसके कि उसको कहा जाए कि तातुल या डेडलॉक की वजह से वापस गए हैं। ये भी तो हो सकता है कि जिन मामलात पर इत्तेफाक राय हो गया वो हो चुका हो, और जिन मामलात पर तनाज़े था उस पर मशावरत के लिए वापस गए हों, ऐसा भी मुमकिन है। आपकी दुरुस्त है आपकी बात। ये डेडलॉक का तो कहीं कोई इसका अंदिया नहीं मिला है, लेकिन तातुल तो उसमें करना होता है। इतनी कॉम्प्लेक्स किस्म का, इतनी उलझाव वाला मामला जो कि चला रहा है दुनिया का इस वक्त सबसे उलझा हुआ मामला तो यही है ना। उसकी वजह एक और भी है, जो तीसरा फरीक है जो कि कभी किसी की बात मानता ही नहीं है, बेलगाम है, और उसका नाम इजराइल है। और इजराइल का उसका प्राइम मिनिस्टर, उसकी दरीना ख्वाहिश यही रही है कि किसी तरह मिलिया मेट करके मिटा के ईरान को, उसके बाद आराम से ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को पूरा करता रहे। वो फरीक भी तो है ना, वो तो पसे पर्दा रह के काम कर रहा है, उसकी लॉबी काम कर रही है अमेरिका में और व्हाइट हाउस में और तमाम मामला। तो ये बात दुरुस्त है। ऐसे जब मैं खुद जब अक़वाम मुत्तहिदा में था तो मैं ईस्ट तिमोर की नेगोशिएशन हो रही थी, उससे मेरा वास्ता पड़ा। उसके अलावा अपने इस पूरे करियर में कुछ नेगोशिएशंस का मैं हिस्सा रहा। जब भी नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन टीम को 100% चीजें अपने जहन में फैसला साजी के लिए नहीं ला सकती, क्योंकि वहां उसके मोहरकात होते हैं नेगोशिएशन के। उस मोहरकात में नए डायमेंशंस आते हैं, क्योंकि आपको इल्म होगा कि ये जो आप मोहरकात का जिक्र कर रहे हैं, आप जो मोहरकात का जिक्र कर रहे हैं, अब्बास इराक़ची साहब की जो स्टेटमेंट आई कि हम तकरीबन MOU के करीब पहुंच चुके थे, चंद कदम दूर थे। खैर उन्होंने पैगाम आखिर में जो दिया, कहा कि नेक नियति से नेक नियति जन्म लेती है और दुश्मनी से दुश्मनी जन्म लेती है। क्या इसका एक पहलू ये भी है कि दोनों जो फरीक हैं इनको कुछ ज़ाहिर है आवाम के सामने भी जाना है अपने, तो पॉलिटिकल फेस सेविंग भी एक एलिमेंट है, इसलिए हो सकता है कि तेहरान वाले तेहरान गए और वाशिंगटन गए जेडी वैंस, ताकि वहाँ से वेट हो सके मामला। नहीं, ये देखें, पॉलिटिकल तो इसमें जब तक ना हो उस वक्त तक तो वो जो सरबराहान हैं वो चैन की सुख की नींद नहीं सो सकते हैं। इसीलिए समटाइम दे प्ले विद द गैलरी, और ख़ास तौर पे ट्रंप इस वक्त बहुत सारे मामलात में इज प्लेइंग विद द गैलरी। लेकिन मैं अपना आधा जो बात कर रहा था वो तशनगी रह जाएगी आपके नाजरीन को। मैं एक छोटा सा जुमला मुकम्मल कर लूँ कि ऐसे मामलात में यकीनन उनकी टेक्निकल टीम भी होती है। आफ्टर ऑल 70 के करीब यहाँ से गए, भारी भरकम टीम अमेरिका से भी आई, उसमें जो टेक्निकल टीम भी थी उन्होंने डेलिब्रेशन यहाँ किया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल टीम जो है उसने यकीनन अपनी यहाँ से बैठ के भी कंसल्टेशन की, लेकिन कंसल्टेशन जाके अपने मुल्क में वो करते हैं। अपने मुल्क में जब करते हैं तो अपने मुल्क की आवाम उनके सामने यकीनन होती है, और वो उस तमाम, और ये पहले भी होता रहा है जब भी इतने कॉम्प्लेक्स, जब मैं ईस्ट तिमोर के मामले में, ईस्ट तिमोर में बड़ा बैक एंड फोर्थ इंडोनेशियन ईस्ट तिमोर के सरबराह शराना गोजमाओ, रामोस होर्ता, जिनको बाद में नोबेल प्राइज पे मिला, बाय द वे पंजाब असेंबली ने इसमें भी नोबेल प्राइज के लिए वो किया है। उस पर आप कहेंगे तो उस पर थोड़ी सी मैं तबसरा बाद में कर दूंगा, क्योंकि मैं कुछ मामलात का विटनेस भी हूँ इस मामले में भी, और मलाला यूसुफ के मामले में भी जब मैं सफ़ीर था। तो खैर, लेकिन इस बात पे वापस आते हैं ताकि आपके मौजू से मैं न हटूँ। तो ये हकीकत है कि इसका मकसद यही है कि टाइम बाय करके अपने अपने मुल्क की नब्ज़ भी देख लें
और अपने अपने मुल्क में जाके मजीद इस पर जो उनकी बकाया टीम है, बकाया उनके टीम मेंबर्स हैं, उनसे भी डिस्कशन कर लें और उसके बाद फिर अगले मरहले में आए। और उस दौरान में पॉस्चरिंग नहीं छोड़ते हैं। आप देखें कि जब आपका प्रोग्राम शुरू हुआ फौरन मेरे सामने एक मॉनिटर लगा हुआ है, मैं देख रहा हूं कि ब्लॉकेट उसी वक्त शुरू हो गया था। जैसे 7 बजे का उन्होंने कहा, 7 बजे ब्लॉकेट शुरू हो गया। लेकिन उसके टेक्निकल खदलखाल में आप चाहें तो मैं एक लम्हे की रोशनी डाल दूं कि ब्लॉकेट का क्या उन्होंने अनाउंस कर दिया है। नहीं, मैं इस सवाल अब यही आपसे करने वाला था कि ये जो ब्लॉकेट का ऐलान सदर ट्रंप ने किया है, ये इन मुज़ाकरात में मददगार साबित होगा? ये इन मुज़ाकरात में मज़ीद अपने ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की मकासद हासिल की कोशिश है? जंग को तूल देना इसका मकसद है? और इस पर चीन और रूस और दूसरे ममालिक जो हैं क्या खामोश रहेंगे, तमाशा देखेंगे, या मुदाखलत का जो है वो रास्ता खुल गया है? मुदाखलत की काफ़ी बातें ज़ाहिर है चल रही हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर। मेरा अपना इस मामले में टेक ये है, मेरा अपना इस मामले में तजिया ये है कि चीन, या पहली तो बात यह है कि चीन अपने मकासद को 2030 तक हासिल करना चाहता है, किसी जंग में नहीं मुब्तला होना चाहता है। रशिया अपने मकासद के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया है यूक्रेन में, वो उसमें उलझना नहीं चाहता है। और अगर होता भी, अगर फारिग भी होता रशिया या चाइना भी इस वक्त फारिग होता, तो चाइना या रशिया के मैदान में आ जाना तीसरी जंग अजीम की बात है। कोई भी सुपर पावर या एटमी ताकत का मुल्क वो इज्तनाब करेगा हत्तुल बसा 99.9% इज्तनाब, लेकिन उनका बिल वास्ता तो नहीं, बिला वास्ता हो जाता है। आप देखें कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने आज क्या बयान दिया चाइना के, और उसने कहा है, उनका नाम है डेंग जिन, नाम है डेंग जिन। उन्होंने कहा है कि फ्री पैसेज जो है उसका, हमारे तो ट्रेड के एग्रीमेंट है, हमारे तो उनके साथ बाकी एनर्जी के एग्रीमेंट है, और हम तो ईरान से के साथ खड़े होंगे और हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो। तो आप देखें कि आज क्या बयान, अभी बयान चल रहा है, जो ताज़ा तरीन बयान चल रहा है अमेरिका की तरफ से, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो जो है सिर्फ वो जो पोर्ट्स हैं ईरान के उनकी नाकाबंदी करेंगे, बाकी जिन पोर्ट्स से आ रहे हैं जहाज, यानी कि जो मैरीटाइम शिप्स जो आ रहे हैं, उनको तो हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे। यह भी उन्होंने अनाउंस किया है। और उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है कि ताज़ा तरीन अनाउंसमेंट कि जिस तरह यूरोप से, और आप तस्करा कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, इवन जापान से और बाकी बहुत सारे ममालिक से जिस तरह इसकी अपोजिशन नजर आई है, जिस तरह अमेरिका इस मामले में आइसोलेट होता जा रहा था, तो उस लिहाज से। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एंगल और जोड़ दूं जो कहीं और डिस्कस नहीं हो रहा है, वो ये कि खलीजी ममालिक को ट्रंप ने कहा है कि वो भी शामिल हो रहे हैं मेरे साथ। मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक मैं समझता हूँ कि खलीजी ममालिक में एक मुल्क ऐसा है जो शायद शामिल हो जाए, क्योंकि उसके जजीरे हैं, जो कि वो कहता है कि उसके कब्जे हुए हैं जजीरे, तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के सामने है। वो चाहेगा कि किसी तरीके से कोई ऐसी हालात पैदा हो कि वो जजीरे उनको वापस मिल जाए, उनका क्लेम है उस पर। उसके अलावा खलीजी ममालिक भी इस मामले में इतने दाना हैं, वो इतनी उन्होंने दानिशमंदी दिखलाई है इस पूरे 40 रोज के जंग के दौरान, कि वो उन्होंने इसके बावजूद के बार बार उनको कहा गया, इजराइल ने कोशिश की, इजराइल ने कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए, कुवैत में किया, बहरीन में किया, और डालना की कोशिश की ईरान पर, और ईरान ने फौरन जवाब दिया कि नहीं, ये हमने नहीं किया है। तो इस तरह, और पाकिस्तान का इसमें बहुत सुनहरा, बहुत प्यारा रोल है, वो ये कि पाकिस्तान दोनों साइड पर समझाता रहा, क्योंकि पाकिस्तान को बाकी चीज़ों के अलावा पाकिस्तान की अपनी भी मजबूरी है इसमें, क्योंकि अच्छा डॉक्टर साहब, बैनुल-अक़वामी क़वानीन क्या कहते हैं और सफारती अंदाज में कि जब ये ब्लॉकेट शुरू हो जाता है, अगर एक तो ये कामयाब होना कितना आसान है, और दूसरा ये है कि क्या इसको भी ऐलान जंग समझा जाएगा, जिसका नेटो के, जैसा कि नेटो के साबिक़ कमांडर ने कहा, और इससे जंग बंदी मुतासर होगी या नहीं होगी? डॉक्टर साहब ब्रीफ कमेंट सर। नहीं चलने इसमें बेसिकली जंग बंदी मुतासर हो सकती है, लेकिन क्योंकि अमेरिका यकीनन अपनी पूरी वार मशीन के साथ आया हुआ है, वेदर इट इज़ अ वॉर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, इट कैन बी टेकन एज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। उसकी वजह यह है कि यूनाइटेड नेशंस का इसमें इंटरनेशनल कानून मौजूद है, जिसके तहत आर्टिकल 17 है, जो कि यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सीज है, उसके तहत
तमाम जहाज़ों को फ्री पैसेज की इजाज़त है, मासवाए आर्टिकल 19 के तहत कि अगर कोई जहाज़ दुश्मन का समझा जाता है तो जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से आबनाएं गुजरती हैं उनको उसको रोक सकता है वो। और तीसरा इसमें एक आखिरी क्लाज है, तो इसीलिए ये चाइना का जनरल भी कह रहा है और इसीलिए बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हाँ इसको वार के तौर पर लिया जा सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि ईरान ने तो कह दिया है कि नेवी के जहाज हमारे नज़दीक आए, हमारी हदूद में आए, आबनाए हॉर्मुज़ में आए तो वी विल टेक इट एज अ चैलेंज एंड वी विल फायर इट बैक। तो और इस पे ट्रंप ने क्या क्या कहा है ये भी हमने सुन लिया है। तो यस, चीजें को शिद्दत बढ़ेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि जो टेक्निकल ग्राउंड्स मैंने सुने हैं और मैंने आज रिसर्च भी इस पे की है, उसमें इस ब्लॉकेट का करना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए यूरोपियन कंट्री और कोई कंट्रीज में नहीं आ रहा है टेक्निकली इसको। जिन कुछ एडमिरल्स की मैंने आज बात भी सुनी है, फिर उस पर मैंने तहकीक थोड़ी सी की है। आपके पास टाइम होता तो मैं उन वाटर माइंस की, सी माइंस का जिक्र भी कर देता, जितने स्मार्ट किस्म के सी माइंस लगाए हैं ईरान ने, जिसकी इतला मिली है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज के गुजरने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर है। वो 3 किलोमीटर को निशाने पे रखना ईरान के लिए पहाड़ों में टनल से वो कोई मुश्किल काम नहीं है। और ईरान ने जहां माइंस लगाए हैं दुनिया को किसी को पता नहीं, खुफिया होती हैं वो, सिर्फ ईरान को पता है। तो वो जब चाहे वो एक्टिवेट हो सकते हैं। माइन बड़े स्मार्ट किस्म के हैं, उनके अकसाम मेरे जहन में है। आपका टाइम खत्म हो रहा है, अगर आप कहेंगे और है टाइम तो मैं जी डॉक्टर साहब इस पे आने वाले दिनों में डिटेल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, दिफाई एनालिस्ट हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, अब आबनाए हॉर्मुज़ की जो नाकाबंदी है अमेरिका की तरफ से, उसका वक्त भी शुरू हो चुका है और अरब मीडिया के मुताबिक उसका आगाज़ भी हो गया है, लेकिन एक ख़बर ये भी है कि वो ईरानी पोर्ट की ही नाकाबंदी करना चाह रहे हैं। टेक्निकली आप क्या समझते हैं, अस्करी तौर पर ये मुमकिन है? और ये नाकाबंदी अगर होती है तो ये जो मुज़ाकरात में अभी तातुल है, ये इस अमल पे कैसे असरअंदाज होगी? मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि मैंने प्रेसिडेंट क्या चाहते हैं। एक पाकिस्तान ने इतनी मेहनत करके दिन रात सफारतकारी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिन रात अमेरिकन प्रेसिडेंट से, उनके वाइस प्रेसिडेंट से, ईरानी लीडरशिप से, खलीजी ममालिक के साथ सबसे मुज़ाकरात करके, डिस्कशन करके और इतनी बड़ी एक दुनिया को तबाही से बचाया। और ये एक चीज़ पर एक्सटेंड हुई। और उसके बाद जहाँ पर आपने मुज़ाकरात हुए 47 साल के बाद, एक आपने ईरान को और USA को एक रूम में एक छत के नीचे डायरेक्ट बातचीत करवाई ताकि मिसट्रस्ट ख़त्म हो। और बड़ी अच्छी डिस्कशन भी हुई है। और वहाँ पर डिस्कशन और 2-3 इरिटेंट्स रह गए। नंबर 1 कि ईरान विल नॉट परसू इट्स न्यूक्लियर जो है एनरिचमेंट। दूसरा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की बात है। दोनों डूएबल्स हैं। बात यह है कि ईरान, मुझे ये बताइए कि एक रीजनेबल बात है कि जब डिस्कशंस हो रही है, अगर आपने बिला इश्तियाल आपने ईरान पे हमला किया, आपने इजराइल ने, आपने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, आपने उनकी सिविलियन पॉपुलेशन को तबाह किया, बच्चे, मासूम बच्चों को शहीद किया, और जाहिर है कि अब उनका हक बनता है कि उनको अब वार रेपरेशन दें। जिसने गलती है, जिसने ज़्यादती की है वो देगा। अगर अब वो नहीं देना चाहते तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो उन्होंने टैक्स लगाए हैं, आप ईरान से पूछ लें भाई तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है, कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। जो वो कैलकुलेट करते हैं, आप कैलकुलेट कर देंगे एक साल में ये कितना रिकवर होता है, उसको कितने साल में वो पूरा डैमेज रिकवर हो जाएगा। एटलीस्ट वो तो अलाउ करें। आप कहते हैं 10 साल 15 साल में ईरान अपना पूरा खर्च निकाल लेगा, उसके बाद कहीं नाउ इट शुड बी ओपन टू इंटरनेशनल सी लाइन्स के लिए हो जाएगा। लेकिन आप वहाँ भी ना दें और जहाँ भी इनको ना करने, जो कि आपने अगर इतनी हिम्मत थी आपने, तो फिर आपने जो 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा लिया? आपने उस वक्त क्यों वहाँ इंतज़ार किया जब आप इस वक्त आइसोलेट में भी हैं? नेटो आपके साथ नहीं है, यूरोपियन यूनियन आपके साथ नहीं है, आपके साथ खलीजी ममालिक आपके साथ नहीं है। आपके साथ कौन है? आपके साथ अमेरिकन पब्लिक नहीं है, उनकी कांग्रेस नहीं है, उनका सेनेट नहीं है, उनको बहुत प्रेशर है वहाँ की पब्लिक का।
तो जब एक मुज़ाकरात हो रहे हैं, इतनी पाकिस्तान ने सफारतकारी की है, इतनी मेहनत की है और इतनी एक दो एडवर्सरीज को ला के बिठा दिए कमरे में दोनों के साथ, तो आप थोड़ा वेट कर लें, एक और सेशन कर लें जो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, वहाँ डिस्कस करें। लेकिन अगर इस तरह करेंगे तो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। जब आप एक ब्लॉकेट करेंगे तो दूसरा तो उसको खोलने की कोशिश करेगा। तो डॉक्टर साहब आपके ख्याल में ये जो ट्रंप ने ऐलान किया है, इसका मतलब जंगबंदी को ख़त्म करना है? वो जिस तरह नेतन्याहू चाहता है, नेतन्याहू के एजेंडे के मुताबिक वो चाहता है कि जंग जारी रहे और ये सीज़ फायर नाकाम हो जाए, तो ये वही एक्ट है आपके ख्याल में? इरशाद साहब, सिंपल सी बात है, इजराइल चाहता है कि ईरान को टोटली तबाह कर दिया जाए, उसकी मिलिट्री पावर बिल्कुल ज़ीरो कर दी जाए, उसकी मिसाइल कैपेसिटी ज़ीरो कर दी जाए और इतना ज़ीरो हो जाए कि वो बिल्कुल उसमें पोटेंशियल ख़त्म हो जाए। और फिर जो इजराइल का प्लान ग्रैंड डिज़ाइन है कि ग्रेटर इजराइल के लिए जॉर्डन पे, इजिप्ट पे, सऊदी अरब पे, इन ममालिक पे जाता है कब्जा करने के लिए, जो उसके डिज़ाइन है, तो पीछे कोई उसके ऊपर उसको इरिटेट ना हो कि उसके ऊपर हमला करने वाला ना। दैट इज डिज़ाइन। वी मस्ट अंडरस्टैंड। फील्ड मार्शल ने, यकीन करें, जब अभी स्पॉइलर ईरान ने, इजराइल ने फायर किया था ईरान के ऊपर और ईरान ने फिर पेट्रोकेमिकल हब पे फायर किया था, दैट वाज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। यू कांट बिलीव कि हमारे फील्ड मार्शल ने किस तरह ईरान को समझाया, किस तरह मोहम्मद बिन सलमान को, हिज एक्सीलेंसी को समझाया उसको कि जी आप खुदा के लिए ये सेक्टेरियन क्लैश कराना चाहते हैं, ये आपकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन कराना चाहता है ताकि उसको बना बनाया इजराइल, ग्रेटर इजराइल मिल जाए, तो जो ख्वाब है। एंड दे अंडरस्टूड 2 दिन नहीं, वो तो ठीक है, वो तो सब आपके भी इल्म में, हमारे भी। अब इस वक्त ट्रंप ने ये ऐलान क्यों किया नाकाबंदी का, इसका मैं मकासद समझना चाहता हूँ कि ये जंगबंदी ख़त्म करना चाहता है या अपनी खिफत पिटाना चाहता है या कोई और मकासद इसके हैं? मेरे ख्याल में ये, मुझे तो यही लगता है कि जैसे पहले इसने कहा था मैं सिविलाइजेशन ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, और फिर बंद गली में खुदा भी गए थे उस वक्त, अगर याद हो कि मैं फिर बाद में भी कह रहे मैंने वो प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल की थी, मैंने कोई नहीं ऐसी बात करनी थी। तो हो सकता है कि अभी ये खुद ब खुद ये अनाउंस करें जी कि हम इसको एक्सटेंड करें, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपने ये करना होता तो 2 हफ्ते पहले करते, आप 2 हफ्ते पहले करके दिखाते ना, आपने जब उस वक्त तो बंद नहीं कर सके, अब कैसे बंद करेंगे? तो ये बात सोचने की है ना। और आप इसका मतलब है कि आप जंगबंदी को आप ख़त्म करना चाहते हैं, और अगर ये ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने पहले ईरान के खिलाफ पूरी मिलिट्री माइट इस्तेमाल कर ली। आप ईरान को नहीं डिफीट कर सकते, वो बड़ी कौम खड़ी रही, ठीक है, तो और आप अपने द्वार के ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं कर सकते। अगर आप कहें फेस शिपिंग लिए तो वी विल से ठीक है जी, आपने ईरान की नेवी ख़त्म कर दी, एयर को ख़त्म कर दी, मिसाइल को नुकसान पहुँचाया, रिजीम चेंज में टॉप की लीडरशिप को नुकसान पहुँचा दिया, दैट्स ऑल। But Iran is still trending and they are resisting and they have missile power भी और drone power भी, and they sorting out Israel also। अब ये फरमाएं कि ये जो सूरत हाल अब पैदा, एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन है, स्टैंड ऑफ तो हो गया है फिर दोबारा, तो अब क्या पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं मुज़ाकरात को जारी रखने की, जंगबंदी को बरकरार रखने की, वो दोबारा से पाकिस्तान को शुरू करनी पड़ेंगी? और चीन का, रूस का किरदार क्या होगा? आई थिंक चीन का सोल एंड हार्ट इसके अंदर है और वो पाकिस्तान उनके साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि अभी ये नहीं, कल से ही शुरू की हुई हैं, फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसी चीज़ पे लगे हैं कि किसी तरीके से, मैं तो होप करता हूँ रात को शायद कोई डिसीजन हो और कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह ये रुक जाए। बिकॉज जब आपको दुनिया नेटो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, दे अंडरस्टैंड इसकी इम्प्लीकेशंस। आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप अपने देखें, हैरानी की बात है कि पहले कहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलो, जब सीज़फायर करके हमने ओपन करवा दी, अब आप खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं। और किसको नुकसान हो रहा है? आपकी थादियों को, सऊदी अरब को ऑयल निकलता है, गैस कतर को, और दूसरे यूएई का सामान जाता है, और कितने ममालिक का जाता है, तो आप उनको अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। मुझे इस बात की समझ कि आप कौन सा ब्लॉकेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पहले सीज़फायर को होकर एक तफसीत होने दें, या तो अनाउंस करें it is cancelled, no more discussions, we don't have ceasefire, it's open, that's something else। जी सही। लेकिन ये आप इस तरह की प्रेशर टैक्टिक करना, ये
इमेच्योरिटी की बात है। आई डोंट थिंक ये इतनी बड़ी पावर को सही है। अभी कुछ जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है नाकाबंदी ईरान की पोर्ट्स तक है, लेकिन जाहिर है एक खौफ सेंटीमेंट जब बदलेगा तो कौन ट्रांसपोर्टेशन करेगा। जो आप पाकिस्तान की कामयाबियों का जिक्र कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, क्वेश्चन इज़ दैट कि ये सफारती कामयाबी को कैसे ट्रांसफार्म या ट्रांसलेट किया जा सकता है फॉर द वेल बीइंग एंड वेलफेयर और जो क्राइसिस पाकिस्तान को दरपेश है उसके हल के लिए। देखें, आप मुझे ये बताइए कि जितनी ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए टीम के, ईरानियंस आए, पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट आए, पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में ठहरे, पाकिस्तान में रुके, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी देखी, पाकिस्तान की पीस के अमन की कोशिश को देखा, पाकिस्तान में बिजनेस एनवायरनमेंट्स को देखा, पाकिस्तान में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को देखा। तो दे हैव गॉन बैक विद वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पाकिस्तान का बड़ा सॉफ्ट इमेज गया। अभी आपके सामने सऊदी अरब ने और कतर ने $5 बिलियन के फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपको दे दिए। उसके बाद अभी आपकी जिस तरीके से आपका इमेज बिल्ड हुआ है, जिस तरीके से आपकी दुनिया ने आपको रिंग करके तारीफें के शुक्रिया अदा किया फील्ड मार्शल का और प्राइम मिनिस्टर का कि आपने इस दुनिया को तबाही से बचा लिया, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, आप बताएं हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो जब इस तरह की बात होती है तो ऑटोमेटिकली जब बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर होगी, बिजनेस किया गया। सऊदी अरब मेरे ख्याल में आपको रिफाइनरी लेकर आएगा जो पहले बनाना चाह रहे थे। अभी इस्लामिक ममालिक अगर उनको समझ आ जाए 57 कंट्रीज को और वो एक नया रिविजिट करें अपनी सोच को कि यूनिफिकेशन करते हैं और ये जो पैसा सारा आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज का बाहर इन्वेस्ट होता है ये अपनी इस्लामिक ममालिक में आ जाए और आप हार्डवेयर का अपना सिस्टम ठीक करें कि यहीं पर इसको बढ़ाएं, चाइनीज J-17 को, J-10 को, टैंक्स को, सामान, उसके बाद एजुकेशन, जो बैंक अपने बनाए, पैसा यहाँ इन्वेस्ट हो जो आपका फ्रीज पैसा हो जाता है। आई थिंक अभी बड़ी चेंजेस होंगी आपके सामने। यू विल सी कि जो एक बिट्रेयल है कि मिडिल ईस्ट का अमेरिका के ऊपर, इट विल फॉर चेंज इफेक्ट। आप देखिए क्या ये होता है, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि मुसलमान मुल्कों के लिए कि अभी उनकी सोच बदल रही है, बदलनी चाहिए। अच्छा, ये फरमाएं कि अगर जिस तरह के नज़र आ रहा है कि नेटो टूटता है या मज़ीद वीक होता है, यूरोप अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ज़ाहिर है सदमहरी का शिकार हैं और यूरोप चीन की तरफ रुजू करता है और पाकिस्तान ज़ाहिर है चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में भी एक नया ब्लॉक वजूद में आता है, पाकिस्तान की क्या अहमियत होगी, पाकिस्तान किस तरीके से इस नए ब्लॉक की तश्कील में अपना किरदार अदा कर सकता है? शाह साहब, पाकिस्तान विल बी ऑन अ पिवटल रोल। पाकिस्तान इस वक्त पिवटल रोल में है। चाहे ईरान, चाइना और पाकिस्तान एक है। जितनी भी ये आपने सब देखा कि चाइनीज हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए चाइना, उन्होंने 5 पॉइंट का एजेंडा भेजा। उसमें ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशन को और इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए जो उसको रिटर्न कर दे। और ईरान मेरे ख्याल में यही कहेगा जी कि अगर उसको इम्पोर्टेंस है, मुझे यूनाइटेड नेशन की गारंटी है कि मुझे आइंदा कोई अटैक नहीं करेगा। सो अभी बड़ी सोच होगी। तुर्की है, तुर्की ने देखे कितना थ्रेट किया ईरान इसराइल को। तुर्की है, इजिप्ट है, पाकिस्तान है, चाइना है, चाइना की टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर है, उनकी सारी चीज़ें दुनिया को पता चल गई हैं कि व्हाट पाकिस्तान ने उनको कितना मार्का हक में, जो मार्का हक में पाकिस्तान मार्का हक 1 में जो हमने एक हमें तक मिली है, सक्सेस मिली है और रीजनल स्टेबलाइजर बने हैं। मार्क आई सी ये थी मार्का हक 2 जिसमें हमने पीस में जीते। फील्ड मार्शल सिपा सलार इज नॉट ओनली कि वो फील्ड में किस तरह से हैं सिपा सलार, उन्होंने पीस में भी करके दिखाया। ही इज अ पीस मेकर आल्सो। सो पीस में भी हमने दुनिया को बता दिया कि हमने इसमें भी इंडिया को पीस के अंदर, अमन के अंदर मात दी है जो रोना पीटना पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में रीमर्ज हो रही है चीजें काफी, और आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ी चेंज आएगी। और मेरे ख्याल अमेरिका ने अपनी गलतियों की वजह से खुद ब खुद पावर को वीक कर रहे हैं और दूसरे ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सही है। अच्छा, आप अब ये बताइएगा कि जो सूरत हाल इस वक्त आ चुकी है, क्या जेडी वेंस जिस तरह गए हैं उन्होंने ये तो कहा है कि हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं, क्या ये इस बात का भी इशारा है कि जो निकात रह गए हैं अब वो ओवल ऑफिस में उनको जाएंगे, जाकर उनको वेट करवाएंगे? और ये जो आबनाए हुरमुज़ की नाकाबंदी के डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है, ये सिर्फ वो अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका में जो सेंटिमेंट है मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में वो कोई इतना पॉजिटिव नहीं रहा, वो काफ़ी ज़्यादा लोग उस पर रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं, तो उनको कहीं बैलेंस कर रहे होंगे अब?
डेफिनेटली इस बार अमेरिकन पब्लिक जो वो हमेशा से करती हैं, यही इसी तरह वो करते हैं अमेरिकन पब्लिक के लिए। और सेकंड, लेकिन जेडी वेंस की भी बात ये है कि ही द वाइस प्रेसिडेंट, और वो इस लड़ाई के खिलाफ थे कि जब फौजें नहीं भेजनी, एंड ही इज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर मिड टर्म इलेक्शन में। शायद अगर ट्रम्प को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बिकम प्रेसिडेंट। तो मेरे ख्याल में वो इस पीस अकॉर्ड को करवा के ही विल लाइक टू पुट सम फेदर इन द कैप। खुद अपनी जेडी वैंस की जो रेटिंग है वो भी बहुत कम है, 24% पे है, तो वो भी बेहतर करना चाहेगा अपना प्रोफाइल। यस डेफिनेटली दिस व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हासिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करेंगे सुपर टैक्स की और इसकी वजह से मुश्किलात क्या हैं, बिलखुसूस उस तबके को जिसने मईशत को बेहतर करना है, मईशत में अपना हिस्सा डालना है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान में बिज़नेस की ग्रोथ में बहुत बड़े जो मसाइल हैं उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है। एनर्जी प्राइसेस हाई होने की वजह से कॉस्ट ज़्यादा है और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में बहुत ज़्यादा जो रिजर्वेशन आती हैं वो FBR की पॉलिसीज़ पे आती हैं। हुकूमत की तरफ से सुपर टैक्स का निफाज किया गया, अब इसके असरात क्या हो रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी पे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाहिद बशीर साहब, साबिक कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। शाहिद साहब शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब पहले तो ये फरमाइएगा कि ये सुपर टैक्स है क्या और ये लग किन लोगों पे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुपर टैक्स एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ फाइनेंस एक्ट 2023 में, लेकिन इसका ऑपरेशन जो है वो टैक्स ईयर 2022 से शुरू किया गया। हाई इनकम अर्निंग ग्रुप्स जो हैं जिनकी इनकम भी 15 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें सुपर टैक्स लगाया गया और ये बतदरीज बढ़ता गया। जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ रही है सुपर टैक्स भी बढ़ता गया। अब यहाँ तक तो चले सुपर टैक्स लग गया, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो पैदा हुई कि टैक्स पेयर ने कहा कि ऑलरेडी आप हमसे इतने हाई रेट पे इनकम टैक्स ले रहे हैं तो सुपर टैक्स क्यों लग रहा है, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंस एक्ट 2023 में आया लेकिन लिया गया 2022 से, ये भी अंडर लिटिगेशन था। तो बहरहाल ये लिटिगेशन चलती गई। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सुपर टैक्स बिल्कुल ठीक है और ये पेमेंट इसकी करनी पड़ेगी। अब टैक्स पेयर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम पेश आ गई कि 2022, 2023, 24, 25 4 साल का एकदम सुपर टैक्स डिपार्टमेंट ने मांगा। सुपर टैक्स के ऑर्डर जो है वो हो गए और टैक्स पेयर को मुसीबत पड़ गई कि इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से देंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो टैक्स पेयर्स को पेश आई। अच्छा, ये फरमाइश है साहब कि ये सुपर टैक्स की मिसाल किसी और मुल्क में भी है और हम रूस की मिसाल, सोवियत यूनियन जब टूटा तो ये कहा गया कि वहाँ चूँकि जो बिज़नेसमैन था, जो आम आदमी था, उसकी जो दिलचस्पी थी ग्रोथ में, पैदावारी अमल में, वो ख़त्म कर दी गई थी कि लोगों को पता है कि जो कुछ हम कमाएंगे ये स्टेट ने ले लेना है। तो ये नाफिज करते हुए बाकी भी भारी टैक्सेशन और उसके बाद ये टैक्स नाफिज करते हुए किसी को ये ख्याल नहीं आ रहा कि जब आप बिज़नेसमैन का जो मफाद है, जो बिज़नेसमैन के अंदर जोश और जज्बा है कारोबार करने का, आप ख़त्म कर देंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा और मुल्क को कितना नुकसान होगा? देखें, ऑलरेडी टैक्स के रेट्स जो बहुत हाई हैं। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, नॉन कॉर्पोरेट में इंडिविजुअल्स और AOP जो हैं उन पे हाईएस्ट टैक्स रेट जो है 45% है। लेकिन 45% रेट और इनकम कितनी है 56 लाख से जब ऊपर इनकम आपकी हो रही है तो टैक्स रेट जो है वो 45% हो गया। अच्छा, सिर्फ इसी पे ख़त्म नहीं हो रहा, 10% सरचार्ज भी उससे ले रहे हैं। अब आप ये देखें कि उसका टैक्स जो है वो ऑलरेडी 45% भी दे रहे हैं, सरचार्ज भी दे रहे हैं। अब यकायक उस पर जो है ना सुपर टैक्स भी आयद कर दिया गया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो पेश आ रही है, मैं आपकी तवज्जो उस तरफ लेके जा रहा हूँ। लोगों के टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए के रिफ़ंड डिपार्टमेंट के पास पड़े हुए हैं। करोड़ों रुपए के रिफ़ंड्स कई साल से रिफ़ंड पड़े हुए हैं, 10 साल से पड़े हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट देने का नाम नहीं ले रही। अगर इसको आप सही मायनों में देखें या महज़ब मुल्कों में देखें तो दिस इज़ कॉल्ड अनजस्ट इकनॉमिक एनरिचमेंट।
वहाँ का लॉ ये कहता है किसी भी डेवलप्ड कंट्री का कि किसी सूरत गवर्नमेंट को अनजस्ट एनरिचमेंट की परमिशन नहीं दे सकती। कोई राइट नहीं है, किसी भी किस्म का राइट नहीं है गवर्नमेंट को कि वो पब्लिक का 1 रुपया भी अपने पास रखे। अब क्या हो रहा है कि लोगों के करोड़ों रुपए के रिफंड्स पड़े हुए हैं, लेकिन अरबों रुपए के रिफंड्स पड़े हुए हैं। ये इन टोटल हुआ है, लेकिन एक पर्सन के करोड़ रुपए के रिफंड पड़े हुए। आई नो मैनी पीपल। उनसे अब यकायक एकदम कहा कि सुपर टैक्स पे करें। उन्होंने कहा कि जी देखें, हमने आपको एप्लीकेशन दी हुई हैं रिफ़ंड की, वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हमने जमा कराए हुए हैं, आप हमें हमारे रिफ़ंड में से इसे एडजस्ट कर लें। लेकिन क्या हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि नहीं, सुपर टैक्स जो है ये अलग टैक्स है, इनकम टैक्स अलग है, और ये सुपर टैक्स की एडजस्टमेंट उसमें नहीं हो सकती। अब टैक्स पेयर के लिए कितने मसाइल हैं कि उसको रिफ़ंड नहीं मिलना भी नहीं है, उसमें से एडजस्टमेंट भी नहीं करनी, और सुपर टैक्स आपसे चार्ज करने। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गलत है, या इस पर मैं कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा फैसले पर डिस्कस किया जा सकता है। फैसले को जब फैसला आ गया है तो उस पर कमेंट किया। लेकिन देखें, कोर्ट को प्रॉपरली गाइड भी तो किया जाता है। जो लॉयर टैक्स पेयर की साइड से पेश हुए हैं उन्होंने गाइड तो करने हैं ना। अब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि सुपर टैक्स एक अलग टैक्स है और इनकम टैक्स एक अलग है, इसलिए सुपर टैक्स की एडजस्टमेंट इनकम टैक्स के रिफंड में नहीं हो सकती। अब टैक्स पेयर को तो मुसीबत पड़ गई कि ये एडजस्टमेंट नहीं होनी है। मेरी नज़र में ये जो नरेशन है, जो इंटरप्रिटेशन है लॉ की, वो ठीक नहीं है। सही है। ठीक इसलिए नहीं है कि सुपर टैक्स जो है वो चार्ज किया गया अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सेक्शन 170 जो रिफंड्स को डील करता है, वो ये 170 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि रिफंड में से जितने टैक्सेस है इम्पोज अंडर दिस ऑर्डिनेंस, वो पहले एडजस्ट किए जाएंगे और उसके बाद फिर रिफंड मिलेगा। अब इसका ये मतलब हुआ कि सुपर टैक्स जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत ही लगाया गया है, उसकी एडजस्टमेंट बनती है। अब मुझे नहीं पता कि क्या बनेगा। इसलिए बनती है कि जो वसूल करने वाली तो अथॉरिटी एक है, सेम है, वो भी उसके पास है, रिफंड भी उसके पास है, और ये सुपर टैक्स भी उसके पास है, तो उसने वापस करना है, तो वो तो एक मंतक के खिलाफ है। बिल्कुल से खिलाफ है। और दूसरी बात, कानून भी तो यही कह रहा है ना कि एडजस्ट करना है आपने। पहले जो टैक्स उसकी तरफ पेबल है वो उसमें एडजस्ट करके फिर रिफंड दे दें। अब ये कहना कि जी सुपर टैक्स इनकम टैक्स में एडजस्ट नहीं हो सकता, ये लीगली मेरा ख्याल है। मेरा जो सवाल था वो ये था कि रिव्यू हो इसके बारे में। मेरा सवाल ये था कि किसी और मुल्क में भी इसकी कोई मिसाल मिलती है? मेरा ख्याल है कि कुछ और मुल्कों में है, लेकिन वहाँ पे इस किस्म के हालात नहीं है। वहाँ पे ये नहीं हो है कि जी करोड़ों रुपए का, अरबों का रिफंड पड़ा हो और आप टैक्स पेयर से कहें कि नहीं, हमने तुम्हें रिफंड नहीं देना और तुम्हें हमें सुपर टैक्स पे कर दो। अब सोने पे सुहागा इस पे। सोने पे सुहागा ये है कि डिपार्टमेंट ने उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगाना शुरू कर दिया है। अच्छा। डिस्क्रिमिनेशन देखे कितनी है। ये क्या होता है डिफॉल्ट सरचार्ज? ये कि जी आपने नहीं की वक्त पे, नहीं मैं बताता हूँ आपको कि आपने सुपर टैक्स फ़र्ज कर लें कि आज से 3 साल पहले पे करना था, आप अब पे कर रहे हैं, तो आपको इतने परसेंट 15% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप इसको ये कह लें कि इंटरेस्ट उस पर जैसे बैंक लेते हैं ना, वो आप पे करना पड़ेगा। अब ये क्यों नहीं देखते कि जब आपने 10 साल से टैक्स पेयर के रिफ़ंड देने हैं और कोर्ट से कहती हैं कि जब आपके पास रिफ़ंड पड़े हों तो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज ना लगाएं, लेकिन वो फिर भी लगा रहे हैं। टैक्स पेयर के लिए तो डबल मुसीबत पड़ गई ना कि ना उन्हें रिफ़ंड मिलना है, ना उन्हें एडजस्टमेंट मिलनी है, और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी लगना है। क्वेश्चन ये है शायद साहब, जो आप बात कर रहे हैं, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हमने बात की थी, 10 साल से आप रिफ़ंड भी नहीं दे रहे, वो पैसा भी एक जगह साकेत है। ज़ाहिर है अब ये करोड़ों अरबों का मामला है, तो कारोबारी लोग होंगे, उन्होंने उस पैसे को दोबारा कारोबार करना था, मज़ीद लोगों को रोज़गार देना था। अब वो मामला वहीं रुक गया। अब मज़ीद ये टैक्स देंगे, अपनी लिक्विडिटी में से पैसा निकालेंगे। क्वेश्चन ये है कि बिज़नेस ग्रोथ कैसे होगी, और अगर बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे है? ये किसके सोचने की बात है जी? ना ये मेरे सोचने की बात है, ना ये इनकम टैक्स के ऑफिसर के सोचने की बात है। ये तो पॉलिसी मेकर्स के सोचने की बात है कि वो टैक्स पेयर्स के लिए ईज़ ऑफ बिजनेस पैदा करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनको उनके पैसे वापस करें, थोड़ा सा अपने खर्चे कम कर लें। मैं ज़्यादा कोई तनकीद करना नहीं चाहता हूँ
कि थोड़ा सा अपने खर्चे कम कर लें, जो जिनका जायज़ राइट है वो उसको मिले। किसी महज़ब मुल्क में ये नहीं उन्हें होता। खर्चे कम करने होते तो ये टैक्स पे टैक्स लगाए जाते, खर्चे ही तो बढ़ाने हैं। जी। नहीं क्वेश्चन ये देखें, मैं तनकीद जो है ना किसी पे नहीं करता, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसको जिसका राइट है वो तो मिलना चाहिए ना। तो आपको तो आप अपने ही टैक्स पेयर्स को उनका राइट नहीं दे रहे। आपके अपने लोग हैं, वो कोई बाहर से तो नहीं आए हुए कि जिनका पैसा दबा लें। कोई आपने ये मुल्क वो उन इलाकों को पता तो नहीं किया हुआ कि उनका पैसा रख लें। बाहर वाले इनको दबाने देंगे? जोर इसी कौम पे चलता है। नहीं, जो मैं शायद साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा देरीना मसला है। ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, वो किसी भी हवाले से हो, इवन जो बेचारा टैक्स दे रहे हैं तो उससे तो मज़ीद लिए ही जा रहे हैं ना। जो नहीं है टैक्स नेट में तो वो तो याशी कर रहे हैं एक तरह से। अब इसमें सजेशन क्या है आपकी तरफ से, करना क्या चाहिए? देखिए, करना ही चाहिए कि एक दफ़ा जिस तरीके से मर्जी हो टैक्स पेयर का रिफ़ंड क्लियर करें। उनसे ले सुपर टैक्स, वो तैयार है सुपर टैक्स देने के लिए। अच्छा, सुपर टैक्स ले लें उनसे, लेकिन उनके रिफ़ंड तो नहीं वापस कर दें। मेरी नॉलेज में 10-10 साल 12-12 साल से लोग पीछे पड़े हुए हमारे रिफ़ंड दें। अच्छा, मज़े वाली बात क्या है कि डिफ़ॉल्ट सरचार्ज यानी कि इंटरेस्ट तो आप ले लेते हैं कि जी 10 आपने 3 साल पहले टैक्स पे करा तब कर रहे हैं, हम इतने रिफंड पे प्रॉफिट दें। फिर रिफ़ंड पे जो है ना कॉम्पनसेशन तो है, लेकिन कॉम्पनसेशन कब से शुरू होनी है? कॉम्पनसेशन शुरू होनी है जब आपका रिफ़ंड का ऑर्डर हो गया ना, तो वहाँ से लेकर जब मिलने तक आपको कॉम्पनसेशन मिलेगी। अगर आपका ऑर्डर 10 साल बाद इशू हो रहा है तो वो पिछले 10 साल की कॉम्पनसेशन आपको नहीं मिलनी है जी। यानी कि इस किस्म की नाइंसाफ़ी जो है वो कहीं नज़र नहीं आती, जो कि यहाँ पे है। जी ठीक। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। शाहिद बशीर साबिक कमिश्नर इनकम टैक्स हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।